आजकल की दुनिया में फोकस बनाए रखना मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है ना। बिल्कुल, हर तरफ इतना शोर है। हमारा ध्यान हजारों चीजों में बटा रहता है। फोन पर वो लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ऑफिस का प्रेशर, ऐसा लगता है जैसे हम बस एक लगातार शोर में जी रहे हैं। और इसी शोर के बीच वो शांति और एक तरह की क्लैरिटी ढूंढना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और इसी चुनौती का जवाब ढूंढने के लिए आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है डेरियस फोरॉक्स की फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। और दिलचस्प बात यह है कि ये किताब आज की इन मॉडर्न समस्याओं का समाधान एक बहुत पुरानी फिलॉसफी में ढूंढती है, लगभग 2000 साल पुरानी, स्टोइसिज्म में। हाँ, स्टोइक दर्शन। और मुझे इस किताब का जो फॉर्मेट है वो बहुत खास लगा। लेखक ने इसे चिट्ठियों के रूप में लिखा है। हाँ, जैसे पुराने जमाने में लिखते थे। बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन रोम के महान स्टोइक दार्शनिक थे सेनेका, वो अपने दोस्त लुसिलियस को लिखा करते थे। अच्छा। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये एक दोस्त की दूसरे दोस्त को दी गई प्रैक्टिकल सलाह है जो तब भी काम आती थी और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इस किताब की मदद से स्टोइक दर्शन के इस मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम को समझें। मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अच्छा शब्द है। हाँ, मतलब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमें आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहतर फोकस करने, मन की शांति पाने और सही फैसले लेने में कैसे मदद कर सकता है। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहली और बुनियादी कमांड से शुरू करते हैं। ठीक है। किताब का सार अगर देखें तो एक ही विचार पर टिका है, उन चीजों में फर्क करना जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और जिन्हें नहीं कर सकते। सुनने में बहुत आसान लगता है। हाँ, बहुत आसान, पर लेखक कहते हैं कि हमारी ज्यादातर मानसिक ऊर्जा वो इसी एक चीज को न समझ पाने में बर्बाद हो जाती है। ये सच में बहुत गहरा विचार है। स्टोइक दार्शनिक थे एपिक्टेटस। वो तो यहाँ तक कहते थे कि जीवन का मुख्य काम ही यही है। अच्छा। हाँ, कि चीजों को इन दो हिस्सों में बांटो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है और जो नहीं है। लेखक ने कोविड महामारी का एक बहुत सटीक उदाहरण दिया है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। जब महामारी आई तो हमारे कंट्रोल से बाहर बहुत कुछ था। वायरस का फैलना, सरकार की नीतियां, दुनिया में क्या हो रहा है, सब कुछ। हाँ, तो इन चीजों पर गुस्सा करना या चिंता में डूब जाना वो अपनी एनर्जी को एक ब्लैक होल में फेंकने जैसा था। सही कहा। उस वक्त हम सिर्फ अपने हिस्से की चीजें ही कंट्रोल कर सकते थे, जैसे मास्क पहनना, अपने सेहत का ख्याल रखना, अपने परिवार को सहारा देना। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि हमें हमेशा एक छोटे दायरे से शुरुआत करनी चाहिए। पहले खुद को बेहतर बनाएं, अपने आसपास के लोगों की मदद करें और फिर धीरे धीरे अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाएं। ऐसी भी तो होती हैं जो मतलब पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर कुछ हद तक होती हैं। जैसे हमारी सेहत या हमारे रिश्ते। हम कोशिश तो कर सकते हैं पर नतीजा हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। तो ऐसे मामलों में ये स्टोइक सोच कैसे काम करती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और किताब इसका भी जवाब देती है। ऐसे मामलों में स्टोइक दर्शन कहता है कि हमारा फोकस नतीजे पर नहीं बल्कि हमारे प्रयास पर होना चाहिए, एफर्ट पर। हाँ, एफर्ट पर। इसे समझने के लिए लेखक ने अपनी किताब के लिए प्रकाशक ढूंढने का अपना अनुभव शेयर किया है। हाँ। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आखिरी फैसला आपके हाथ में है ही नहीं। हाँ, और ऐसे में निराश होना बहुत आसान है। हर ना के साथ हिम्मत टूटने लगती है। बिल्कुल। तो लेखक ने क्या किया, उन्होंने अपना सारा ध्यान उन चीजों पर लगाया जो उनके कंट्रोल में थी। जैसे कि किताब का प्रस्ताव कितना अच्छा हो सकता है, वो कितनी रिसर्च कर सकते हैं, और अपने आइडिया पर उनका खुद का विश्वास। अच्छा। उन्होंने खुद को समझाया कि उनका काम अपना बेस्ट एफर्ट देना है, नतीजा चाहे कुछ भी हो। उस मानसिकता ने उन्हें रिजेक्शन के दौर में मतलब टूटने से बचा लिया। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये तो एक तरह से सफलता की परिभाषा को ही बदल देता है। एग्जैक्टली। सफलता हाँ मिलना नहीं है, सफलता अपना 100% देना है। ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, लेकिन इस सिद्धांत की असली परीक्षा तब होती है जब हम इसे अपनी अंदरूनी दुनिया पर लागू करते हैं। अपनी भावनाओं पर। हाँ, अपनी भावनाओं पर। हम अक्सर कहते हैं ना कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया या उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया। हाँ, जैसे हम अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। बिल्कुल। किताब में एक बहुत ही रिलेटेबल किस्सा है। लेखक एक दोस्त से मिलने जाते हैं जो बहुत उदास और नेगेटिव है। कुछ ही देर में बिना किसी खास वजह के लेखक का अपना मूड भी भारी हो जाता है। उसकी एनर्जी उन पर हावी हो जाती है।
हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। जरूर किया है। और यहीं पर एपिक्टेटस की सलाह एक गाइड की तरह काम करती है। वो कहते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाओ, उनके दुख में सांत्वना के शब्द कहो, लेकिन उनके दुख को अपने अंदर महसूस मत करो। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पत्थर दिल बन जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब सहानुभूति और खुद को बचाने के बीच की वो बारीक रेखा क्या है? वो रेखा है जिम्मेदारी को समझने की। सहानुभूति का मतलब है दूसरे के दर्द को समझना, लेकिन उसे अपना बना लेना नहीं। अच्छा। हम दूसरों की भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम दूसरों की मदद भी कर पाते हैं और अपनी मानसिक शांति की रक्षा भी। हम उनके दुख में शामिल होते हैं, लेकिन डूबते नहीं हैं। एक बहुत शक्तिशाली बदलाव है, और यही बात गुस्से पर भी लागू होती है ना? बिल्कुल। किताब में वो वॉशिंग मशीन वाली कहानी बहुत मजेदार है। हाँ, आधी रात को लेखक की मशीन खराब हो जाती है और सारे धुले हुए कपड़े पानी में भीगे रह जाते हैं। उस वक्त जाहिर है उन्हें बहुत गुस्सा आता है। हाँ, हम सब आधी रात को किसी न किसी मशीन से जरूर लड़े हैं। उस वक्त गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन लेखक बताते हैं कि उस गुस्से ने उनका कितना नुकसान किया। कैसे? गुस्से की वजह से उनके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया। नतीजा, उनकी नींद खराब हुई और वो अगला पूरा दिन थके हुए और चिड़चिड़े महसूस कर रहे थे। ओह। यानी उनका फोकस टूटी हुई मशीन की असल समस्या से हटकर अपने ही गुस्से पर चला गया और उन्होंने उस असल समस्या को दोगुना कर दिया। तो टूटी मशीन से ज्यादा नुकसान उनके अपने गुस्से ने पहुंचाया। एग्जैक्टली। और सबसे मजेदार बात यह है कि लेखक को बाद में एहसास हुआ कि उस स्थिति पर गुस्सा करने के बजाय हंसना बेहतर होता। जरा सोचिए, आधी रात का समय है, आप पसीने में हैं और एक बेजान मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको सोना चाहिए था। हाँ, ये स्थिति अपने आप में कितनी हास्यास्पद है। स्टोइक सलाह यही है कि हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बनने के बजाय कभी-कभी खुद के लिए कॉमेडियन बने। ये समझना कि ज्यादातर चीजें उतनी गंभीर नहीं होती जितना हम उन्हें बना देते हैं। हाँ, ये अपने आप में एक सुपर पावर है। ये सब तो हुई बाहरी चीजों और दूसरों की वजह से आने वाली भावनाओं की बात, लेकिन उस भावना का क्या जो अक्सर अंदर से ही उठती है, जैसे चिंता या डर। हाँ, एंजाइटी। ये आज के समय की शायद सबसे आम समस्या है। बिल्कुल। और किताब इस पर बहुत गहराई से बात करती है। लेखक कहते हैं कि थोड़ी चिंता करना नॉर्मल है। अच्छा। यह हमारे शरीर का सिग्नल देने का तरीका है, जैसे भूख लगने पर पेट में गुड़गुड़ होती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये चिंता हम पर हावी हो जाती है। और उससे निपटने के लिए स्टोइक दर्शन अलगाव या डिटैचमेंट का अभ्यास करने की सलाह देता है। डिटैचमेंट, ये शब्द सुनते ही थोड़ा नेगेटिव सा लगता है, जैसे किसी चीज की परवाह ही ना करना। हाँ, लेकिन स्टोइक संदर्भ में इसका मतलब अलग है। यहाँ डिटैचमेंट का मतलब है नतीजे से डिटैच होना, प्रयास से नहीं। और इसकी जड़ एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार में है जो सेनेका ने दिया था। उन्होंने कहा था, उम्मीद करना बंद कर दो और तुम डरना बंद कर दोगे। ये तो सुनने में बहुत निराशावादी लगता है। हाँ, पहली बार में बिल्कुल लगता है जैसे वो कह रहे हो कि जीवन में किसी अच्छी चीज की आशा ही मत करो। लेकिन उनका मतलब ये नहीं था। वो किसी खास नतीजे की उम्मीद से बचने की बात कर रहे थे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक उम्मीद के साथ ही एक डर भी पैदा होता है। मुझे डर है कि ये नौकरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। उम्मीद और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ एक होगा वहाँ दूसरा भी होगा ही। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर हम उम्मीद ना करें तो क्या करें? किताब में इससे निपटने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक दी गई है। हाँ, जिसे कोई भी अपना सकता है। लेखक कहते हैं कि उम्मीद यानी होप करने की जगह आश्चर्य यानी वंडर करें। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये मानसिकता का एक पूरा बदलाव है। जब आप कहते हैं मुझे उम्मीद है कि मुझे ये नौकरी मिलेगी, तो आप खुद को एक ही रास्ते से, एक ही नतीजे से बांध लेते हैं और ये तनाव पैदा करता है। हाँ, लेकिन जब आप कहते हैं मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मेरी अगली नौकरी क्या होगी, तो आप खुद को अनगिनत संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। अच्छा। ये आपको प्रक्रिया का आनंद लेने की आजादी देता है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। आपका फोकस डर से हटकर जिज्ञासा पर, क्यूरियोसिटी पे चला जाता है। ये जीवन की अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को स्वीकार करने का एक तरीका है, न कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने का। बिल्कुल। और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि चीजें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती और हम उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, तो हमें असली शांति मिलती है। हाँ, कीमत चुकाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है। किताब में उदाहरण है कि अगर कोई हमें पसंद नहीं करता,
तो क्या हम ये कीमत चुकाने को तैयार हैं? मतलब क्या किसी का हमें पसंद न करना वाकई इतनी बड़ी बात है? नहीं है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, मन की शांति इतनी कीमती है कि उसके लिए किसी भी चीज का त्याग किया जा सकता है। और अक्सर वो चीजें जिन्हें हम खोने से डरते हैं, वो हमारी आंतरिक शांति के आगे कुछ भी नहीं होती। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो ये मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है? इसका सार ये है कि हमें अपना सारा ध्यान और ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे प्रयास। हाँ। और इसी बुनियाद पर हम अपनी आंतरिक शांति की इमारत खड़ी करते हैं। हम दूसरों की नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देते, अपने गुस्से को खुद का नुकसान नहीं करने देते, और हम भविष्य के डर को किसी खास उम्मीद से न बंद कर, बल्कि जीवन की अनिश्चितता को जिज्ञासा के साथ अपनाकर मैनेज करते हैं। ये एक पूरा पैकेज है। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि स्टोइक दर्शन का ज्यादातर ध्यान आंतरिक शांति मतलब आराम और स्थिरता पाने पर है, लेकिन जीवन हमेशा आरामदायक तो नहीं होता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर किताब का एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी विचार सामने आता है। क्या है वो? छिपे हुए मूल्य की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए जानबूझकर मुश्किल काम करने की जरूरत है। जैसे रोज कसरत करना जो आरामदायक नहीं है। हाँ, या अपने रिश्तों पर मेहनत करना जिसमें टकराव भी हो सकता है। तो स्टोइक होना आलसी या निष्क्रिय होना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा है। स्टोइक सलाह देते हैं कि नतीजों पर नहीं बल्कि प्रयास पर ध्यान दो। मुश्किल चीजें हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। और ये हमें उस अंतिम विचार की ओर ले जाता है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। क्या है वो विचार? किताब का ज्यादातर हिस्सा हमें बताता है कि बाहरी दुनिया के शोर से खुद को कैसे बचाएं, लेकिन अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हम बहुत ज्यादा आराम तो नहीं खोज रहे? अच्छा। तो सुनने वालों के लिए एक विचार है, आराम खोजने के बजाय जीवन में ऐसी कौन सी एक कठिन लेकिन जरूरी चीज है जिसे हम अपना सकते हैं। किसी बाहरी नतीजे के लिए नहीं, किसी बाहरी नतीजे के लिए नहीं, मिलके सिर्फ उससे मिलने वाली आंतरिक शक्ति और चरित्र के विकास के लिए। हो सकता है वो रोज सुबह जल्दी उठना हो, या कोई नई स्किल सीखना हो, या किसी मुश्किल बातचीत का सामना करना हो। वो क्या एक मुश्किल काम है जो आपको अंदर से मजबूत